हल्द्वानी में रविवार को हुई बारिश में शहर पानी पानी हो गया, तो वहीं सड़कों पर बारिश का पानी बहने से एक कार बरसाती पानी में फंस गई और नाव की तरह तैरने लगी। गनीमत ये रही कि पास की रहने वाले एक परिवार देवदूत बनकर आए और साथ ही कार में सवार बच्ची को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाला। आसपास मौजूद लोगों ने घटना को कैमरे में कैद कर लिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर, जहां पानी ज्यादा भर गया था सड़क पर और ऐसे में कार पानी में बहने लगी और पास के ही एक परिवार ने बच्ची को सुरक्षित कार से बाहर निकाला। हल्द्वानी से सटे पहाड़ी इलाकों में रविवार शाम जबरदस्त बारिश हुई, जिसके कारण शहर के बीच से बहने वाले बरसाती नाले उफान पर आ गए। रसिया नाले के बहाव में तो प्रेमपुर लोसियानी इलाके में एक ई रिक्शा और स्कूटी सवार बहते हुए नजर आए। हालांकि बहते बहते बच गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और गनीमत ये रही कि ई रिक्शा और स्कूटी में सवार लोगों की जान बच गई। अरे एक लेडीज भी तो चले गए, एक लेडीज भी तो आगे। बागेश्वर में कपकोट कर्मी बदियाकोट वाली सड़क बंद है। यहां पर पहाड़ी से भारी भूस्खलन हुआ है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। लगातार पहाड़ी दरकने से प्रशासन की टीम को सड़क खोलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि शनिवार को भी यहां पर भारी लैंडस्लाइड हुआ था और तभी से सड़क बंद है। फिलहाल प्रशासन की टीम सड़क को खोलने में जुटी हुई है, लेकिन पहाड़ी से रुक रुक कर पत्थर गिर रहे हैं। अरे इधर आओ, इधर आओ। चमोली के पंगनो गांव में एक बार फिर से भूस्खलन हुआ है। बारिश की वजह से गांव के ऊपर से मलबा आ रहा है। वहीं भूस्खलन से 60 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए हैं और कई लोग घर छोड़कर जा चुके हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि सभी को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन राहत बचाव कार्य में हो रही देरी लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। ये मंजर देखो भाई, ये देखो। चमोली के ज्योतिर्मठ नगर के कई गांवों में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। भारी बारिश के बाद में पानी के साथ में मलबा खेतों में आ गया, जिससे कि किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से किसानों को काफी नुकसान का सामना भी करना पड़ा। चमोली में बारिश ने कई जगह पर कहर बरपाया है। या इन्होंने जो सड़क चौड़ी हो रही वहाँ उन्होंने बंद कर रखा था इसकी बार, और एकदम से पानी खोला, ना बताया ना कुछ, और हमारे यहाँ पूरा नुकसान कर दिया। हमको भी मारने की खतरा है यहाँ, और वो बोल रहे कि आपको जहाँ जाना जाओ, बल हम कुछ नहीं करते बल। और हमारी खड़ी फसल का भी नुकसान कर दिया है और खेतों का पूर्ण तौर से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसमें कुछ बोने के लायक ही नहीं बचा है खेत। और यहाँ जब मलबा आया तो यहाँ किसी भी आदमी की जान भी जा सकती थी। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के चलते लगभग 36 ग्रामीण सड़कें बंद हैं। ज्यादा सड़कें मलबा आने से और भू धसाव के चलते बंद पड़ी हुई हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर प्रशासन का कहना है कि लगातार हो रही बारिश के चलते सड़कें बार बार बंद हो रही हैं और लगातार उनको खोलने का काम जारी है। चमोली में 3 दिन बाद आखिरकार मनाली नेशनल हाईवे को खोल दिया गया है। लाता के पास में भारी भूस्खलन होने से मनाली नेशनल हाईवे बंद हो गया है। पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर नीचे आ गया है, जिसके बाद में प्रशासन की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद में आज हाईवे को खोल दिया, जिससे यात्रियों को राहत मिली है। फिलहाल हाईवे खुला हुआ है, लेकिन पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरने का खतरा अभी भी बना हुआ है।
नैनीताल में थोड़ी देर की बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी है। 15 मिनट की बारिश में ही नैनीताल मस्जिद चौराहे की सड़क नदी में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से देश भर से आए पर्यटकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं पानी भरने की वजह से एक स्कूटी भी खराब हो गई, जिसको धक्का देकर ले जाना पड़ा। आपको बता दें कि नैनीताल में नाले को पाटकर पार्किंग बनाई गई थी, जिसके चलते बाजार और पार्किंग का पानी सड़कों पर नदियों की तरह बह रहा है। नैनीताल में हल्की सी बारिश क्या हुई, सड़कों का हाल बुरा है। देख सकते हैं कि किस तरह से जो सड़कें हैं मस्जिद चौराहे की, वो किस तरह से पानी से लबालब है, और इस तरह से जो स्कूटी है ये काफी देर से फंसी हुई है। भाई साहब, क्या दिक्कतें आई? आप ही के सामने मस्जिद यहाँ पर खड़ी करी थी, मस्जिद के यहाँ अगर पानी इतना ज़्यादा आया कि यहाँ पर वो बह गई थी, पूरी आड़ी हो गई थी, उसके अंदर पानी पूरा डिक्की के अंदर आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरह से जो पानी है वो पूरी तरीके से भर गया है, और यहाँ पर आमतौर पर ये दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि जो ऊपर नाले को पाटकर इस तरह से पीछे की तरफ पार्किंग का स्पेस बनाया था, उसके बाद लगातार पानी इस तरह से भर रहा है। लोगों को आवाजाही की काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, लोग परेशान हैं। हालांकि प्रशासन को चाहिए कि पानी की निकासी के लिए कुछ स्टेप उठाए जाएं, ताकि जो लोग परेशान हो रहे हैं, टूरिस्ट परेशान हैं, उनको राहत दी जा सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ ब्लॉक के कुछ गांव के बाहर धर्म विशेष के लोगों की गांव में एंट्री बंद करने को लेकर बोर्ड लगाए गए हैं, जिसके जरिए धर्म विशेष के लोगों को गांव में नहीं आने की बात लिखी गई है। इसके साथ ही बात नहीं मानने पर कार्रवाई का भी जिक्र है। वहीं जैसे ही ये बोर्ड सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस ने फौरन ऐसी चेतावनी बोर्ड को हटा दिया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाहर से लोग कुछ सामान खरीदने कबाड़ी आ रहे, उनको संबंध में कुछ कंसर्न रेज करते हुए कुछ बोर्ड या आने के लिए मनाही करने वाले बोर्ड लगाए थे, जो व्यक्ति विशेष या किसी पर्टिकुलर समाज विशेष के विरोध में थे। वो मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लोकल सीयूजी मीटिंग के माध्यम से वो बोर्ड उतारे गए हैं। विकासनगर कोतवाली पर हिंदू संगठनों के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल एक वीडियो के आधार पर रुद्रसेना के अध्यक्ष राकेश तोमर के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। आरोप है कि धर्म विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी का एक वीडियो राकेश तोमर का था और पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी। तो वहीं पर नाराज हिंदू संगठन के लोगों ने कोतवाली का घेराव किया और पुलिस पर झूठा केस लिखने का भी आरोप लगाया, साथ ही केस वापस लेने की मांग भी की। वहीं राकेश तोमर का कहना है कि कुछ दिन पहले रईस नाम के एक शख्स ने पहाड़ के लोगों को गाली दी थी, जिस पर कि उन्होंने टिप्पणी की थी। नाई द्वारा पहाड़ी समाज को गालियां दी जाती है, उसमें एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन दर्ज करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे हमने सिर्फ रईस नाम के व्यक्ति को कहा, लेकिन हमारे बयान को जबरदस्ती मुस्लिम समाज से जोड़कर यहाँ पे झूठी एफआईआर दी गई। पुलिस द्वारा एक युवक पे मुकदमा पंजीकृत किया गया था स्वयंवादी बन के, क्योंकि उनके द्वारा वीडियो में कुछ ऐसी बातें की गई थी जो धर्म विशेष के बारे में थी, और उसके विरोध में आज काफ़ी संगठनों के लोग यहाँ मिलने आए थे। उनका कहना था कि ये झूठे तथ्यों के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। बीते साल 2 दिसंबर को प्रदेश में निकायों का कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन अभी तक निकाय चुनाव नहीं हो पाए, जिसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर चुनाव से डरने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। करीब 1 साल से प्रदेश में निकाय चुनाव लटके हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के नेता हरीश रावत की माने तो सरकार हार के डर से केदारनाथ का उपचुनाव और निकाय चुनाव को टाल रही है, लेकिन सरकार चुनाव कभी भी कराए, बीजेपी की हार तय है। आप कहेंगे दोनों चुनाव एक साथ करवा लेते हैं, तो ये चुनाव नहीं करवाना चाहते, घरे हुए हैं। इनको मालूम है भाजपा को बहुत अच्छी तरीके से कि जनता में बड़ा आक्रोश है और वो जैसे ही मौका लगेगा भाजपा को हराएगी। उधर सरकार में मंत्री रेखा आर्य इससे इत्तेफाक नहीं रखती। उनकी माने तो कई कारणों से मामला कोर्ट में था, जिसके चलते चुनाव कराने में देरी हो रही है और अब जल्द निकाय चुनाव कराए जाएंगे।
देखिए, निकाय और पंचायत चुनाव में सरकार के डरे होने का जैसा कोई विषय नहीं है, क्योंकि निकाय और पंचायत चुनाव जो है वो मैंडेटरी हैं, वो तो हर सूरत हाल में होने ही होने हैं। लेकिन लगातार कोई ना कोई व्यक्ति हाई कोर्ट जाते हुए किसी न किसी रूप में जो है उसमें किसी न किसी ऑब्जेक्शन के साथ में चीज़ें आगे विस्तारित हुई हैं। भले ही सरकार ने जल्द निकाय चुनाव कराने को लेकर कोर्ट में हलफनामा दे दिया, अब देखने वाली बात होगी कि कब तक उत्तराखंड में निकाय चुनाव कराए जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच में नई खबर है। सितंबर में कैबिनेट विस्तार नहीं होगा और राष्ट्रीय नेतृत्व के 2 राज्यों के चुनाव में बिजी होने और 18 सितंबर से पितृपक्ष शुरू होने को इसकी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। राज्य में निकाय चुनाव और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव भी प्रस्तावित है, जो अक्टूबर-नवंबर में हो सकते हैं। ऐसे में पार्टी नहीं चाहेगी कि चुनाव के अलावा वो और कहीं अपना ध्यान फोकस करे। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री से हुई बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि सभी लेवल पर बातचीत हो रही है, जल्द ही कैबिनेट विस्तार होगा और अगर ऐसा हुआ तो अक्टूबर और नवंबर के आसपास बीजेपी कैबिनेट एक्सटेंशन कर सकती है। देखिए, वो मुख्यमंत्री जी के विवेक पर डिपेंड है। बातचीत हो चुकी है, बहुत जल्दी कैबिनेट का विस्तार होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। भविष्य की चुनावी जरूरतों को देखते हुए बीजेपी अपने हाईटेक दफ्तरों के निर्माण में जुटी हुई है, फिर चाहे वह राजधानी में ऑफिस हो या फिर दूर दराज के जिलों में हो। इन ऑफिसों में वर्चुअल रूम से लेकर मीटिंग हॉल और साथ ही पदाधिकारियों के बैठने की व्यवस्था तक की जा रही है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मजबूत संगठन, आक्रामक रणनीति और कुशल चुनाव प्रबंधन के बाद बीजेपी अब हाईटेक ऑफिस के मामले में भी अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ती जा रही है। उत्तराखंड जैसे छोटे से प्रदेश में बीजेपी के सांगठनिक रूप से 19 जिले हैं और बीजेपी हर जिले में अपने बहुमंजिला ऑफिस खड़े कर रही है। शनिवार को उत्तरकाशी में नवनिर्मित पार्टी भवन का उद्घाटन करने के बाद ही बीजेपी अब तक 14 जिलों में हाईटेक ऑफिस बना चुकी है। शेष 5 जिलों ऋषिकेश, रानीखेत, विकासनगर, नैनीताल और कोटद्वार में ऑफिस के निर्माण का कार्य पाइपलाइन में है। हाईटेक दफ्तर में क्या क्या? बीजेपी ऑफिस में जिला अध्यक्ष, महामंत्री और पार्टी के 7 मोर्चों के अध्यक्ष के लिए बीजेपी ऑफिस में जिला अध्यक्ष, महामंत्री और पार्टी के 7 मोर्चों के अध्यक्षों के लिए अलग अलग ऑफिस है। इसके अंदर एक वर्चुअल गतिविधियों के लिए वर्चुअल रूम बनाया गया है। इसके अलावा मीटिंग हॉल की भी व्यवस्था है, जहां बड़ी मीटिंगें की जा सकेंगी। ऑफिस में ही गेस्ट हाउस की भी व्यवस्था है, जिससे आने जाने वाले पदाधिकारियों को रात्रि विश्राम के लिए कहीं भटकना न पड़े। और मैं कह सकता हूँ, हमारा जो संगठन है इसने अपने कार्यों की श्रृंखला तैयार की है। मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे 19 संगठनात्मक जिलों में 14 जिलों में हमारे कार्यालय विधिक रूप से खुल चुके हैं। बाकी के 5 जिलों में हमारी कार्य निर्माण की जो गतिविधि है वो प्रारंभ हमने कर दी है। निश्चित रूप से जिलाध्यक्ष के लिए एक अच्छा कक्ष हम लोगों ने इसमें बनाया है। जिला महामंत्रियों के लिए बैठने की व्यवस्था है। मोर्चों के अपने जो 7 अध्यक्ष हैं उनके बैठने की अलग से व्यवस्था है। छोटा सा एक वॉर रूम टाइप में एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करने के लिए एक गोल मेज, जिसमें गोल मेज वाला जो अपना केबिन है उस तरह के लगभग 25-30 लोगों के बैठने की व्यवस्था हो। उधर कांग्रेस ने सांगठनिक रूप से प्रदेश में 27 जिले बनाए हैं, लेकिन बीजेपी जैसा हाईटेक ऑफिस उसके पास एक भी जिले में नहीं है। देखिए, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने हर जनपद में 5 स्टार कल्चर के अपने कार्यालय खोले हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार जमीन पे संघर्ष करती है और 5 स्टार कल्चर में विश्वास नहीं करती। और जहां तक सांगठनिक जिलों की बात है तो कांग्रेस के भी 27 सांगठनिक जिले इस प्रदेश में हैं और सभी जगह मजबूत संगठन है, जमीनी स्तर का संगठन है। बीजेपी के ये कार्यालय भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर भी बनाए जा रहे हैं। बीजेपी का मानना है कि पार्टी के विस्तार के लिए कार्यकर्ता की आवश्यकता होती है और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए कार्यालय आवश्यक हो जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
और अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। देहरादून में कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता ढेर सारी चूड़ियां लेकर आए और कानून व्यवस्था को लेकर विरोध जताया। रामनगर में प्रदेश में बढ़ रही महिला अपराधों के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने जुलूस निकाला। ये जुलूस भवानीगंज से लखनपुर शहीद पार्क तक निकाला गया। टिहरी में कांग्रेस ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में प्रदेश सरकार का पुतला फूंका और नारेबाजी की। रामनगर के कांग्रेस कार्यालय में मीटिंग हुई, जिसमें सोमवार को रुद्रपुर में महिला हिंसा के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन को लेकर रणनीति बनाई गई। श्रीनगर पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक आरोपी को 9 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ में पकड़ा। आरोपी भटोली गांव का रहने वाला है। अल्मोड़ा के द्वाराहाट में पुलिस कर्मी से मारपीट और दुकानदार पर हमला करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। पिछले 15 दिन से आरोपी फरार चल रहे थे। रुद्रपुर में नवनियुक्त एसपी प्रहलाद कोंडे ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है और चारधाम यात्रा के बेहतर संचालन के लिए अपनी प्राथमिकता बताई है। विकासनगर में 36वें प्रांतीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 3 दिन तक चलने वाली इस खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुई। टूरिस्ट को जाम और पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए उत्तराखंड ट्रैफिक निदेशालय क्लाउड पार्किंग की व्यवस्था करने पर विचार कर रहा है। आखिर क्या है ये प्लान, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मसूरी और नैनीताल जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर वीकेंड पर अक्सर जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि 5 से 7 घंटों तक पर्यटक जाम में फंसे रहते हैं और अपने ही बुक किए गए होटलों तक नहीं पहुंच पाते, जिसका असर होटल इंडस्ट्री पर पड़ने लगा है। जाम की समस्या का हाल ये है कि पर्यटक तो छोड़िए, स्थानीय लोग तक परेशान है। बट वीकेंड पर जैसे उन्हें पता लगता है कि ट्रैफिक है, ट्रैफिक जाम है, सोशल मीडिया से जब वीडियोस जाती है तो अपना बना बनाया प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। इवन डेट उन्होंने कुछ हमें एडवांस दिया होता है, वो भी कहते हैं सर हम बाद में एडजस्ट करेंगे और ड्यू टू ट्रैफिक हम इसे कैंसिल कर रहे हैं। अब कुछ संज्ञान में आया है कि सरकार कुछ क्लाउड पार्किंग के बारे में विचार कर रही है। ये अच्छा विषय है, सरकार को इसके ऊपर गहनता से सोचना चाहिए। पार्किंग की इन समस्याओं से निजात पाने के लिए अब ट्रैफिक निदेशालय क्लाउड पार्किंग का प्लान तैयार कर रहा है, जिसमें कोई भी टूरिस्ट अपनी गाड़ी से पर्यटक स्थल के नजदीक पहुंचता है तो वहां पर उससे एक ड्राइवर मिलेगा, जिसका काम गाड़ी को दूसरी जगहों पर पार्क करने का होगा और उस स्थान से पर्यटक को उसके डेस्टिनेशन या होटल तक पहुंचाने के लिए स्थानीय प्रशासन व्यवस्था करेगा। और जब टूरिस्ट को गाड़ी की जरूरत हो तो उसे उसी स्थान पर गाड़ी मिल जाएगी जहां उसको चाहिए। एक कॉन्सेप्ट है, इसमें हम लोग अभी तो पूरा इसमें स्टडी करने का प्रयास करेंगे और कितनी फिजिबिलिटी है नहीं है उसका हमारे पास पूरा डेटा आ जाएगा और फिजिबिलिटी है तो हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीजें असेस करने के बाद इस पर हमको डिसीजन ले पाएंगे। इस योजना से जहां सड़कों पर पार्किंग की समस्या का समाधान हो सकेगा तो स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा, साथ ही टूरिस्टों को भी पार्किंग के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और जाम की समस्याओं से भी निजात मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा अपने दूसरे फेज में जोर पकड़ने लगी है। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप से यात्री रजिस्ट्रेशन कराकर यात्रा में निकल रहे हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की संख्या ज्यादा देखी जा रही है। जो मेरा नाम है और केदारनाथ बद्रीनाथ हम जा रहे हैं जी। जी जी, 2 धाम जा रहे हैं। हाँ जी, तो केदार बद्रीनाथ को जा रहे हैं। कितने लोग आए हैं टोटल? हम 18 आए हैं। 18 लोग आए। हाँ।
चमोली के डीएम संदीप तिवारी ने बद्रीनाथ धाम का दौरा किया, जहां पर डीएम ने पहले भगवान बद्री विशाल के दर्शन किया और फिर उसके बाद में डीएम ने बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के काम को देखा। डीएम ने पीआईयू के अधिकारियों से बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के सभी प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी ली। जाने माने संत दिवंगत पायलट बाबा का उत्तराधिकारी उनकी महिला शिष्यों को बनाया गया है, जिसके बाद में साधु संतों के बीच में महिलाओं की स्थिति को लेकर एक नया पहलू उजागर हुआ है। आखिर क्या है कारण कि बहुत कम महिला संत ही अखाड़े और मठों के शीर्ष पदों पर पहुंच पाती हैं? रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आज हर क्षेत्र में महिलाओं की धमक लगातार बढ़ रही है। सरकार भी ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी के लिए राह सुगम बना रही है। हालांकि साधु संतों के बीच महिलाओं की संख्या का अनुपात बेहद कम नजर आता है। संतों के अखाड़े हों या धार्मिक संस्थाएं, बहुत कम जगह पर महिलाएं शीर्ष पदों पर बैठी हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में महिलाओं के महामंडलेश्वर और दूसरे पदों पर आसीन होने के आंकड़े बढ़े हैं। अखाड़े के दिग्गज संत महिला संतों को समान मौका देने की बात कहते हैं। हमारे यहाँ महिला मंडलेश्वर को ही पद दिया जाता है, बड़ा पद उन्हीं को दिया जाता है और सबसे पहले श्रेष्ठ स्थान उसी को दिया जाता है। और हमारे आज से नहीं, मतलब आप ये मान के चलो 1950 में हमारे जो महिला पद ध्यान दिया गया है। महिला साध्वियाँ खुद भी मानती हैं कि अखाड़े और मठों में महिलाओं की संख्या पुरुष साधक की तुलना में कम है। हालांकि इसकी वजह कोई लैंगिक भेदभाव नहीं है, बल्कि अखाड़े में आचार्य और दूसरे पदों पर आसीन होने के लिए योग्यता और पात्रता भी जरूरी है। संतों के अखाड़े धर्म की रक्षा और युद्ध के लिए बने थे, इसीलिए उस समय पर जो महिलाएं साध्वियां होती थी उन्हें पीछे रखा जाता था। इस समय सन्यासी अखाड़ों में दो सबसे बड़े अखाड़े जूना अखाड़ा और निरंजनी अखाड़े की बात करें तो जूना अखाड़ा में महामंडलेश्वरों की संख्या 100 से ज्यादा है, जिसमें करीब 40 महिला महामंडलेश्वर हैं। वहीं करीब 100 महामंडलेश्वरों वाले निरंजनी अखाड़े में लगभग 30 ही महिला महामंडलेश्वर बनी हैं। अध्यात्म जगत में भी बहुत विदुषियाँ हैं और वैदिक काल से ही विदुषियाँ रही हैं। अपाला, गार्गी, मैत्री जैसी जिन्होंने शास्त्रार्थ में निपुणता प्राप्त की है, अपना स्थान प्राप्त किया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि महिलाओं को उचित स्थान नहीं दिया जाता है। प्राचीन समय में भी अपाला, गार्गी और मैत्री जैसे विदुषी साध्वियों ने अपने वैदिक ज्ञान के दम पर संत जगत में प्रतिष्ठा पाई। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के खाई घाटी के कंडारी गांव में राजा रघुनाथ का जागरा मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी शामिल हुए। इस दौरान मंत्री ग्रामीणों के साथ साथ नाचते हुए भी नजर आए और जागरा मेले में 27 गांव से ज्यादा लोग पहुंचे और इस दौरान भगवान रघुनाथ के प्रति आस्था और सांस्कृतिक परंपरा के कई रंग देखने को मिले। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।